नमस्कार दोस्तों, टेकलाइट इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं खुशबू साहू। पिछले लेक्चर में हमने शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और टीकाकरण के बारे में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम उससे आगे बच्चों में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की है कि हमारे शरीर में या भी किसी बच्चे के शरीर में संतुलित आहार के लिए 6 पोषक तत्वों का होना अति आवश्यक है। वो 6 पोषक तत्व कौन कौन से हैं ये भी हमने पढ़ा था। देखिए, ये जो 6 पोषक तत्व हैं इन्हें हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन सा 2 पार्ट? तो बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को ज़्यादा है उसे हम वृहद पोषक तत्व के अंतर्गत रखते हैं, और ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को कम रूप से होती है लेकिन होती तो ज़रूर है उन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत रखते हैं। बृहद पोषक तत्व मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व अर्थात माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है। बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत हमने रखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं विटामिन्स, मिनरल्स एंड जल। देखिए, ये टोटल 6 पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है एक संतुलित आहार में, हमारे शरीर के पोषण के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए। ठीक है। अगर इन 6 पोषक तत्वों में से किसी भी एक पोषक तत्व की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हमें बीमारी का या कुपोषण का सामना करना होगा। ठीक। कौन कौन से पोषक तत्व हैं इन्हें आप बिल्कुल याद रख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। अब देखिए, यहाँ पर ये जो विटामिन होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील और दूसरे वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन बी। चूँकि विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स के समूह होते हैं, इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। और विटामिन सी। ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन्स होते हैं ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक। अब मिनरल्स की बात करें तो हमारे शरीर को कौन कौन से मिनरल्स की आवश्यकता है? कैल्शियम, आयरन, सोडियम, आयोडीन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि। ये जो मुख्य रूप से जिन मिनरल्स की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को वो कौन कौन से हैं तो वो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। और हमारे शरीर में प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर पानी तो हमारे शरीर के द्वारा जाना चाहिए। ये आप ध्यान में रखिएगा कि हर एक स्वस्थ मनुष्य को हर दिन कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए। उससे उसका शरीर स्वस्थ होता है, कब्ज की बीमारी नहीं होती, शरीर हाइड्रेटेड रहता है और शरीर में जो भी हानिकारक तत्व होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जितने 6 पोषक तत्व हैं ये हमें कौन कौन से भोजन को ग्रहण करने से प्राप्त होते हैं, इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट ये किससे किससे मिलता है? तो आलू, शलजम, चुकंदर, चावल, गेहूँ। जो मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो है राइस। जैसे कि हमें भी पता है कि हम अपने भोजन में चावल ग्रहण करते हैं, गेहूँ ग्रहण करते हैं, वो किस लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शरीर की सहनशीलता को बढ़ाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शरीर को ऊर्जा कौन से पोषक तत्व से प्रदान होता है? तो कार्बोहाइड्रेट से होता है। अब कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। फिर शरीर जो है वो ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर के
मांसपेशियों को वो बर्न करना स्टार्ट करता है, जिससे हमारे शरीर में एक एसिड रिलीज होता है कीटोन नाम का। कीटोन नाम का एसिड रिलीज होता है, जिससे हमारे शरीर में सर दर्द, सांसों में बदबू या फिर एकाग्रता में कमी जैसी बीमारी देखने को मिलती है। ठीक, ध्यान में रखना क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमारा सर दर्द होने लगता है, एक कीटोन नाम का एसिड रिलीज होता है, जिससे हमारी सांसों में बदबू आने लगता है और हमारी एकाग्रता भी भंग हो जाती है। ठीक, यहाँ तक समझ गए। देखिए, चूँकि महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत हमें बच्चों में होने वाले रोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो हम ये जो मैं आपको सामान्य जानकारी दे रही हूँ, ये आप सामान्य रूप से जानकारी के रूप में ग्रहण कर लीजिए, लेकिन आपको याद क्या रखना है, तो जो स्पेशली बच्चों में जो बीमारियाँ होती है वो आपको याद रखना है। ठीक, जब मैं पढ़ाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी बीमारी स्पेशली बच्चों में होती है ना। तो अब हम आते हैं प्रोटीन, वसा पे। वसा किससे किससे मिलता है, तो घी, तेल, एवोकाडो, नट्स, मकई का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल। मतलब कि ये तेल और जितने ऑयली आइटम होते हैं उनसे वसा मिलता है। वसे से हमारे शरीर को क्या लाभ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट से दुगनी ऊर्जा हमें वसा से प्राप्त होती है। हमारे पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा जो है वो वसा से प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो मधुमेह मतलब डायबिटीज़ की बीमारी। ठीक है, अल्जाइमर मतलब भूलने की बीमारी होती है। ठीक है, कैंसर, हार्मोन्स असंतुलित हो जाता है, हड्डियों का ढांचा जो है, हड्डियाँ जो हमारे शरीर जो है वो एक ढांचे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और हृदय का रोग भी होता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि वसा की कमी से वसा में घुलनशील विटामिन्स, हमने अभी पिछले पेज में देखा था ना, वसा में घुलनशील विटामिन्स कौन कौन से हैं, देखा था ना हमने, ए, बी, ई, के। तो ये जो वसा में घुलनशील विटामिन्स है, इनकी भी कमी हो जाती है। तो इनकी कमी से हमें बहुत सारे रोग हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया डायबिटीज़ क्या होता है कि हमारे रक्त में लंबे समय तक शर्करा की मात्रा जो है वो अधिक हो जाती है, तो डायबिटीज़ होता है। अल्जाइमर, ये भूलने की बीमारी होती है। कैंसर क्या होता है, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, है ना, वो नियंत्रित रूप से बढ़ती हैं और उसके बाद विभाजित हो जाती हैं। लेकिन कैंसर किस कारण से होता है, जब कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है और अनियंत्रित रूप से उसका विभाजन होने लगता है, तो क्या होता है, कैंसर की बीमारी होती है। ठीक, हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, हमारा जो शरीर है वो कमज़ोर हो जाता है, वो एकदम हड्डियों का ढांचा ऐसा दिखने लगता है, मतलब मांसपेशियां जो है वो कमज़ोर हो जाती है, हृदय के रोग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वसा की कमी से ये सारे रोग होते हैं। ये भी हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इन दोनों में क्या इम्पोर्टेंट है, तो ये इम्पोर्टेंट है। सभी पोषक तत्वों में ये वाला जो कॉलम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें किस पोषक तत्व से क्या प्राप्त होता है। ठीक है, हम क्या ऐसा ग्रहण करें कि हमें ये प्राप्त हो, तो ये भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर हम ये रोगों की बात करें तो हम केवल, हमारे लिए वही रोग इम्पोर्टेंट है जो बच्चों में होता है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोटीन पे। तो प्रोटीन किससे किससे प्राप्त होता है, दाल, ये दाल नहीं है, ये दाल है। दाल, चना, सोयाबीन, अंडा, मांस, मछली, दूध, हम सबको पता है कि प्रोटीन किससे किससे प्राप्त होता है। इससे क्या होता है, तो हमारे शरीर की वृद्धि होती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है वो अच्छे से होता है, हमारे शरीर का मरम्मत होता है। मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि शरीर के निर्माण में प्रोटीन बहुत सहायक होता है, अति आवश्यक होता है। ठीक है, इसकी कमी से ये रोग बच्चों को होते हैं।
अब ये क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। क्वाशिओरकोर या क्वाशिओरकर भी कहते हैं, क्वाशिओरकार भी कहते हैं। अलग अलग किताबों में या इंटरनेट में आप अलग अलग नाम का प्रयोग देखने को मिलेगा। तो क्वाशिओरकोर और मरासमस ये बीमारी बच्चों को होती है। तो आइए देखते हैं कि ये बीमारी है क्या। हम इसे इमेज के माध्यम से समझेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने थोड़ा बहुत तो इसे समझा था। देखिए क्या होता है कि शुरू के 1 साल 2 साल तक माँ जो है वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो जब तक स्तनपान बच्चे का होता रहता है तब तक तो उसे भरपूर प्रोटीन मिलता है माँ के दूध से। लेकिन जैसे ही माँ का दूध मिलना बच्चे को बंद हो जाता है और जब उसे बाहरी भोजन प्रोवाइड किया जाता है और उसमें जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उस प्रोटीन की कमी से क्वाशिओरकोर होता है। ठीक, ये जो बीमारी है ये भी प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। लक्षण कैसे हैं ये हम देख लेते हैं। यहाँ से सवाल पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये जो क्वाशिओरकर है इसमें जो बाल हैं शरीर के, है ना, वो बहुत सूख जाता है, उसकी चमक खत्म हो जाती है। बच्चे का जो पेट है उसमें बहुत ज़्यादा उभार आ जाता है। बच्चे का यकृत फूल जाता है, यकृत सूज जाता है। उसकी जो त्वचा है ये देखिए स्केली हो जाती है ना, धब्बे टाइप के दिख रहे हैं ना, त्वचा में धब्बे जैसे आ जाते हैं। ठीक, और उसके शरीर के अलग अलग अंगों पे सूजन भी आ सकता है। ठीक, तो ये है क्वाशिओरकर। इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान क्या रखना है कि जो बच्चे का पेट होता है उसमें एक अलग प्रकार का उभार आ जाता है, उसका यकृत जो है वो सूज जाता है। मरासमस में हम देखते हैं हेयर लॉस, बाल झड़ जाते हैं, बच्चा जो है वो कमज़ोर हो जाता है। देखिए उसका शरीर बिल्कुल स्केलेटन जैसा हो गया है। क्यों ऐसा हो गया है? क्योंकि उसकी मांसपेशियां बहुत कमज़ोर हो गई हैं। मांसपेशियां और त्वचा के बीच में जो तनाव रहता है वो ख़त्म हो जाता है, जिससे क्या होता है, स्किन जो है वो ढीली हो जाती है, मतलब त्वचा में झुर्रियाँ आ जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती है कि टूटने की भी संभावना हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स मरासमस के हैं। ध्यान में रखिएगा, दोनों बीमारी प्रोटीन की कमी से होते हैं। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स जो हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं, मतलब कि कार्बन के यौगिक तो इसमें होते ही हैं। उसके अलावा क्या, जितने प्रकार की हरी सब्जियां, फल, ये सारे जो पदार्थ होते हैं भोज्य पदार्थ, इनसे हमें विटामिन्स मिलते हैं। सभी प्रकार के फल एवं सब्जियां और ऐसा आहार जो प्रोटीन, सब्जी और फलों से भरपूर होता है, उन सबसे हमें विटामिन्स मिलते हैं। विटामिन्स क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये रोगरोधी होते हैं, मतलब कि हमारे शरीर में रोगों के प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाते हैं। दूसरा, हमारे स्वस्थ हड्डी, त्वचा और दृष्टि के लिए ये विटामिन्स बहुत आवश्यक हैं। क्यों? क्योंकि देखिएगा कि विटामिन ए की कमी से हमें क्या होने वाला है, रतौंधी होने वाला है, मतलब हमारी दृष्टि के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये इससे होने वाले बीमारी को हम अलग से पढ़ेंगे, अलग से टेबल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और यहीं से ही सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसे हम अभी स्किप करते हैं। अब बात करते हैं हम खनिज लवण। खनिज लवण मतलब मिनरल्स।
हमने पहले भी देखा था कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, आयरन, इन सभी मिनरल्स की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है और ये सभी फल, सब्जियां, मेवे, दाल, फलियां, मशरूम, साबुन, अनाज, दूध एवं दही से प्राप्त होते हैं। दही बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिएगा आप आगे चल के, दूध और दही ऐसे लिक्विड हैं जो हमें ग्रहण करने ही चाहिए, ठीक है। ये भी रोगरोधी होते हैं। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है, ये आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। देखिए, जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो रक्त जो है उस ऑक्सीजन को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, हमारी कोशिकाओं तक, हमारी ऊतकों तक ऑक्सीजन को रक्त पहुंचाता है। उसके बाद उसे ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है और हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ महसूस करता है। लेकिन अगर खून की ही कमी हो जाए तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी और इसकी कमी से क्या होगा? ऊर्जा नहीं बन पाएगा, ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो पाएगा और हमारे शरीर की शक्ति जो है वो बहुत कम हो जाएगी या खत्म सी हो जाएगी। तो अब आप समझिए कि एनीमिया से क्या होता है। तो हमें थकान महसूस होगा, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये किससे होता है? आयरन की कमी से, है ना। कैल्शियम और फॉस्फोरस, फॉस्फेट जो होते हैं ये हमारे शरीर के हड्डियों एवं दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया होता है। तो जो वयस्कों में होता है उसको आप छोड़ दीजिए। बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स होता है। रिकेट्स मतलब कि सूखा रोग। जैसा कि हमने देखा कि ये जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है, ये हमारे शरीर के हड्डियों एवं दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या होगा? हमारी हड्डियां, रिकेट्स में क्या होगा? सूखा रोग में हमारी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाएगी, बच्चे की हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, बच्चा बहुत दुबला हो जाएगा, उसके दांतों की चमक खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो सूखा रोग में ये होता है, हम आगे इसे इमेज के माध्यम से भी देखेंगे, ठीक। आयोडीन मतलब कि नमक की कमी से घेंघा रोग होता है और मानसिक असमानताएं भी हमें देखने को मिलती है। अब घेंघा रोग क्या होता है? तो देखिए, जो हमारे गले में थायराइड ग्रंथि होता है ना, उसमें एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसमें आयोडीन के अवयव पाए जाते हैं, ठीक। आयोडीन की कमी से ये जो थायराइड ग्रंथि होता है ना, ये फूल जाता है और इसे ही घेंघा रोग कहते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त बच्चों को आयोडीन की कमी से क्रेटिनिज्म भी होता है। क्रेटिनिज्म क्या है उसे भी हम अभी इमेज के माध्यम से देखेंगे। अभी बस इतना याद कर लो कि आयोडीन की कमी से एक तो घेंघा रोग होता है और क्रेटिनिज्म होता है। क्रेटिनिज्म भी ये जो थायराइड ग्रंथि होता है ना, इसमें वो जो हार्मोन्स आयोडीन उसकी कमी से ही होता है ना। और वयस्कों में मिक्सिडिमा होता है। तो ये वयस्कों का तो आप छोड़ दीजिए, बस आपको ये क्रेटिनिज्म याद रखना है ना। तो यहाँ तक हमने क्या क्या देख लिया? आयरन की कमी से खून की कमी होती है, कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी से, हाँ, खून की कमी होती है तो क्या रोग होगा? एनीमिया होगा। कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी से हमारी हड्डियाँ और हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, उससे हमें रिकेट्स होता है, सूखा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है ना। आयोडीन मतलब नमक, और क्रेटिनिज्म होता है, ठीक। ये सारी बीमारियों को हम अभी आगे देखेंगे। जल, जैसे कि हमने बताया कि प्रतिदिन 2 लीटर जल पीना चाहिए एक स्वस्थ शरीर को, जो कि कब्ज रोकने में सहायक होता है, शरीर को हाइड्रेट करता है,
कोशिकाओं तक आवश्यक पोषक तत्वों को पहुंचाने और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक, ये तो हमने पढ़ लिया है। ये देखिए, सूखा रोग, मैंने आपको बताया था ना कि हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती है। देखिए, ये जो पैरों की हड्डियां हैं वो बहुत कमज़ोर हो गई हैं, ये बिल्कुल टेढ़ी सी हो गई हैं, है ना। तो ये है सूखा रोग। जब होता है तो बच्चे ऐसे दिखते हैं, ये आप देखिए। तो देखिए, इसमें बच्चों के हड्डियों में विरूपता आ जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है क्रेटिनिज्म, याद है ना क्रेटिनिज्म आपको? ठीक है, क्या होता है क्रेटिनिज्म से? इस बच्चे को देखिए, ये जनरली 7 माह के ऊपर के बच्चों को होता है। थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, क्या होता है ये देखिए, ये जो बच्चा है इससे क्या समझ में आ रहा है? एक तो बच्चे का लार जो है वो लगातार निकलते रहता है, बच्चे को बोलने में और सुनने में दिक्कत होने लगती है। बच्चे का शरीर का जो त्वचा होता है वो मोटा हो जाता है। और उसके पूरे स्किन में झुर्रियां पड़ जाती है। देखिए, बच्चा ऐसा दिखने लगता है। यहाँ भी कुछ कुछ इसके दिए हुए हैं लक्षण। क्या है? लैक ऑफ थायरॉक्सिन फ्रॉम बर्थ। ऐसा भी है कि जन्म से ही बच्चे के अंदर थायरॉक्सिन की कमी से भी ये जो रोग है क्रेटिनिज्म, ये भी हो जाता है। कुड बी फ्रॉम लैक ऑफ थायराइड ग्लैंड और लैक ऑफ आयोडीन इन मदर। बच्चे के ये जो बीमारी ये बच्चे को गर्भ में भी हो सकता है। अगर माता को आयोडीन की कमी है तो भी बच्चे को ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चा जो है वो क्रेटिनिज्म की बीमारी में दिखता है। ये आयोडीन की कमी से होता है, बस आपको इतना ही याद रखना है। अब हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। देखिए, आपको ये जो विटामिन के रासायनिक नाम है उसे आपको याद करना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि महिला सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में पोषक तत्व या विटामिन के बारे में नहीं पूछा जाएगा। पोषक तत्व और विटामिन से बच्चों को क्या लाभ होता है या फिर बच्चों में कौन कौन सी बीमारी होती है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो इस पर्टिकुलर विटामिन को रासायनिक नाम क्या है, उसे साइंटिफिकली क्या कहा जाता है, ये नहीं पूछा जाएगा। ये आप एक बार पढ़ ज़रूर सकते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आप महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम दिला रहे हैं तब तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या होने वाला है? तो ये बीमारियाँ इम्पोर्टेंट होने वाली है। किसकी कमी से? तो इन विटामिन की कमी से ये जो बीमारी है, ये जो होने वाली है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये 2 कॉलम याद होना चाहिए, भले ये बीच का जो है स्किप कर दो तो भी चल जाएगा, फिर भी ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं विटामिन ए, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। किससे मिलता है ये? अंडा, दूध, लीवर ऑयल। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ना ये जितने भी विटामिन हैं ना, ये लगभग सब्जी, दूध, यकृत, ऑयल, दही, इन सब से ही मिल जाता है। यीस्ट, इन सब से मिल जाता है। भरपूर मात्रा में सारे विटामिन मिल जाते हैं। देखिएगा, सब में यही है, दूध, दही, सब्जी, यकृत, यीस्ट, है ना। ठीक, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है रतौंधी? हमने पहले भी पढ़ा है। जब रोशनी अच्छी होती है तो बच्चे को क्लियर दिखाई देता है, उसकी विजिबिलिटी क्लियर होती है। लेकिन जैसे जैसे रोशनी की कमी होती जाती है, जैसे कि रात का अंधेरा होता है, तो बच्चे को क्लियर नहीं दिखता है। इवन पास की चीज़ें भी उसे नहीं दिखाई देती है। तो ऐसे बीमारी को क्या कहा जाता है? रतौंधी कहा जाता है। डर्मेटोसिस,
डर्मेटोसिस, ये जो है त्वचा की बीमारी है। इससे जो स्किन होता है उसमें खुजली होने लगता है, ईचिंग होने लगता है, स्किन पूरा रेड रेड हो जाता है। हम देखेंगे इसका फोटो आगे, है ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और बौनापन, शरीर की वृद्धि जो है वो रुक जाती है, शरीर की लंबाई रुक जाती है। बौनापन भी विटामिन ए की कमी से होता है। तो आपको ये 3 बीमारी ध्यान में रखना है। और सबसे ज़्यादा आपको रतौंधी ध्यान में रखना है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, पहले भी मैंने आपको बताया था कि विटामिन जो है वो दृष्टि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब हम बात करेंगे विटामिन B1 की। इसका रासायनिक नाम है थायमीन। किससे किससे मिलता है? चावल की भूसी, गेहूँ, यीस्ट, दूध, सब्जी। कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेरी बेरी रोग होता है इससे। इससे क्या होता है ना कि जो मनुष्य होता है या जो बच्चा होता है उसके शरीर के अलग अलग अंगों में ना पानी भर जाता है, जिससे उसके शरीर के अलग अलग अंग सूज जाते हैं। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ी से चलने लगती है, मांसपेशियां बहुत कमज़ोर हो जाती है, शरीर बहुत दुबला और कमज़ोर हो जाता है। हम इसे पिक्चर में भी समझेंगे। अभी बस इतना याद रखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, दृष्टि। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। अब विटामिन B1 की कमी से विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। अंडा का पीला भाग, दूध और हरी सब्जी से ये मिलता है। इससे भी क्या होता है? तो डर्मेटोसिस होता है और ग्लासिटिस होता है। ग्लासिटिस क्या होता है? जो जीभ है ना उसमें सूजन आ जाता है, जीभ में सूजन आ जाता है, अलग से उसका जो कलर है वो और रेड हो जाता है। तो ये जीभ की बीमारी है ग्लासिटिस। किससे होता है? विटामिन B2 से होता है। ठीक। विटामिन B4, निकोटिनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। ये भी किससे मिलता है हमको? यीस्ट, यकृत, दूध, मांस, हरी सब्जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सभी प्रकार के विटामिन लगभग इन्हीं चीज़ों से ही मिलते हैं, है ना। इससे क्या होता है? त्वचा का सूखापन, डायरिया और एनीमिया होता है। डायरिया मतलब दस्त। क्या होता है इससे? जो मनुष्य का मल है वो बहुत लिक्विड हो जाता है ना। और मल के माध्यम से शरीर का पानी जो है वो लगातार बाहर निकलते जाता है। उससे क्या होगा? शरीर को पानी की कमी हो जाएगी और ये मृत्यु का कारण भी हो सकता है। ठीक। ये आप विटामिन B4 के लिए याद रखना, है ना। विटामिन B10, इसका नाम है फॉलिक एसिड। इससे क्या होता है? एनीमिया होता है। एनीमिया मतलब कि खून की कमी होती है। यही गोली गर्भवती महिलाओं को दी जाती है ना। एनीमिया की बीमारी के लिए किसकी कमी से होता है? B10 की कमी से होता है। विटामिन B12, साइनोकोबालमिन, ये इसका रासायनिक नाम है। यकृत, यीस्ट, मक्का, इनसे मिलता है। इससे मेरुदंड का कमज़ोर होना, मेरुदंड कमज़ोर होता है। क्या होता है? ये जो हमारे पीठ के पिछले वाले भाग में जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, जो हड्डियों का समूह होता है उसे ही मेरुदंड कहा जाता है। जो मुख्य हड्डी होती है वो कमज़ोर हो जाती है। विटामिन C, एस्कॉर्बिक अम्ल, खट्टी चीज़ों से मिलता है। नींबू, संतरा, हमने हमेशा देखा है जो खट्टे फल होते हैं उनसे क्या मिलता है? विटामिन C मिलता है, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि गर्भवती महिला को डेली संतरा खाना चाहिए। ठीक है। हरी सब्जी, सलाद से भी विटामिन C मिलता है। इससे क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है और जिससे मसूड़ों का फूलना। स्कर्वी रोग एक्चुअली यही होता है कि जो मसूड़े होते हैं वो रेड हो जाते हैं, फूल जाते हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, दांत टूटने लगते हैं। तो ये स्कर्वी रोग है। किससे होता है? विटामिन C की कमी से, है ना। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। अगर बच्चा कुछ समय के लिए बिना कपड़ों के धूप में भी खड़ा हो जाए तो भी उसे विटामिन D भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। इसके अलावा दूध, अंडे से भी, दूध, अंडा, मछली के तेल से भी विटामिन D मिलता है। इससे भी क्या होता है? सूखा रोग होता है। विटामिन E, टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है।
बीज, फलियां, दूध, अंडे। मूंगफली है ना, फलियां मतलब मूंगफली, इन सभी से मिलता है और इससे प्रजनन शक्ति में कमी आ सकती है या फिर नपुंसकता इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रजनन शक्ति में कमी आ जाती है विटामिन ई की कमी से। ठीक है, तो हमें अभी यहाँ पर क्या क्या ध्यान रखना है, फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पढ़ तो हमने सब लिया, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, B1 की कमी से बेरी, B2 की कमी से, दोनों याद रख लेना, डर्मेटोसिस और ग्लासिटिस, B4 की कमी से डायरिया और एनीमिया, B10 की कमी से एनीमिया, B12 की कमी से मेरुदंड का कमज़ोर होना मतलब हड्डियों का कमज़ोर होना, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से प्रजनन शक्ति में कमी आ जाती है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये देखिए, ये है डर्मेटोसिस, स्किन देखिए कैसा हो गया है, रेड 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 ईचिंग होती है स्किन में। ठीक है, ये घेंघा रोग है, घेंघा रोग हमने पढ़ा था ना, ये जो ग्रंथि होती है वो सूज जाती है। और ये सूखा रोग, सूखा रोग बहुत ज़्यादा और ये बेरी रोग जो है वो बहुत गंभीर बीमारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है, हर जगह वीकनेस है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी है। देखिए उसके फुट जो हैं वो ड्रॉप हो चुके हैं, मतलब नीचे की तरफ गिर चुके हैं, है ना। बोलने में उसे दिक्कत होने वाली है, उसका जो मानसिक स्थिति है वो भी, उसकी याददाश्त जो है उसके कम होने वाला है, उसकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं रहेगी, है ना। और ये जो उसका जो ये वाला हिस्सा है वो पूरा स्केल्टन हो जाता है। देखिए कहीं पर भी शरीर में आपको चर्बी नहीं दिख रहा होगा। तो सूखा रोग में जो बच्चा, तो बेरी रोग में बच्चे की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है ना, उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। तो ये आपको ध्यान में रख, ठीक है। तो आपने समझ लिया इतना। अब हम कुछ जो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये वेक्टर जनित रोग क्या होते हैं, ये ऐसे रोग होते हैं जो कि रोगाणुओं के फैलने से, रोगाणु या जीवाणु के फैलने से ये शरीर में जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन्हीं 6 बीमारियों के कारण हमारे पूरे विश्व में 17% जो बीमारी है वो इन्हीं 6 बीमारियों के कारण है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में ये वेक्टर रोग कौन कौन से हैं, तो छत्तीसगढ़ में मलेरिया, डेंगू, जापानीज एन्सेफेलाइटिस और ये फाइलेरिया है। बस इतनी ही बीमारियां हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, ये 2 बीमारियां नहीं है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये बच्चों में होने वाली बीमारी नहीं है, ये किसी में भी बीमारी हो सकती है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो मनुष्य हो। ये बच्चों में होने वाली बीमारी के अंदर का सिलेबस भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको फिर भी इसलिए ये पढ़ा दिया वेक्टर जनित रोग, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में ये जो हमने पिछले 3 लेक्चर्स में सब्जेक्ट पढ़े हैं, टॉपिक्स पढ़े हैं, उससे संबंधित पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।